हेलो दोस्तों, मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी शुरू करेंगे और सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। आज हम अपने मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। वज़न क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है ना, इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियाँ काम करती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क देखिए, दुनिया की सबसे कठोर संरचना माना जाता है ना। इसको दुनिया का सबसे कठोर संरचना माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे एक अद्भुत चीज़ बनाई गई है जिसको बनाना बड़ा मुश्किल है। तो इसको दुनिया की सबसे कठोर संरचना मानी जाती है। इसका जो वज़न होता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, और मानव मस्तिष्क में 100 अरब तंत्रिका कोशिका उपस्थित रहती हैं। कितनी? 100 अरब तंत्रिका कोशिका, जिसमें से कि सिर्फ 15 अरब ही सक्रिय अवस्था में हो पाती हैं। 100 अरब तंत्रिका कोशिका होती हैं, लेकिन उसमें से 15 अरब ही सक्रिय अवस्था में हो पाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक शोध हुआ था। शोध क्या एक हॉलीवुड की मूवी है, उसमें ये दिखाया था कि जिस दिन व्यक्ति की 100 अरब तंत्रिका कोशिका सक्रिय हो जाएंगी, ठीक है, जो 100 अरब तंत्रिका कोशिका ये सक्रिय हो जाएंगे ना, उस दिन आदमी भगवान बन जाएगा। यानी कहने का मतलब वो जहाँ चाहे वहाँ अदृश्य हो जाएगा, जिसको चाहे उसको मार देगा। ठीक है, सब कुछ कर सकता है, जिसको चाहे उसको अपनी शक्ति से खींच लेगा, कहीं भी फेंक देगा, हर जगह वो व्याप्त हो जाएगा। यानी उसमें भगवान तक का दर्जा दे दिया गया है कि जिस दिन 100 अरब कोशिका अगर एक्टिव हो जाए तो। अब ये फिल्म है, कल्पना किया गया है या वास्तव में ये चीज़ें सही है, अब ये भगवान ही जाने, हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन एक चीज़ें हैं कि देखिए, जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उस समय क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका न्यूरॉन, यानी जो अंदर 100 अरब न्यूरॉन जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, और न्यूरॉन ये एक्टिव होता है। उससे 1 से 5 साल के बीच में काफ़ी एक्टिव होता है। आप जितना ही बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे, उतना ही बच्चा सीखेगा ना, तो उसका न्यूरॉन एक्टिव होगा, और जितना ज़्यादा ना उसका न्यूरॉन एक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा वो बच्चा बुद्धिमान होगा। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं, यानी 5 साल 6 साल तक के छोटे बचपन से ही उनको कुछ सिखाना शुरू करिए, 5 से 6 साल तक। ठीक है, इतना सिखाइए कि उसका न्यूरॉन एक्टिव हो जाए काफ़ी। क्योंकि जब ज़्यादा न्यूरॉन एक्टिव नहीं हो पाता है, इस दौरान लोग उनको कुछ अच्छा नहीं सिखा पाते, ज़्यादा नहीं सिखा पाते हैं, तो जितना एक्टिव रहता है ना, तो उतना ही एक्टिव रह जाता है, उसके बाद बहुत कम एक्टिव हो पाता है। ठीक है, तो आप भी अपने घर में अगर कोई छोटा बच्चा है 5-6 साल के अंदर का है, तो उसको खूब जितना से ज़्यादा सिखाना हो सिखाइए। ठीक है, इससे न्यूरॉन एक्टिव होगा और बुद्धिमान बनेगा। हमारा मस्तिष्क क्रेनियम के अंदर होता है, यानी कपाल के अंदर होता है। देखिए, जो क्रेनियम है यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे मजबूत चीज़ है ना। आप अगर अंदर मस्तिष्क रख रहे हैं तो ज़रूरी है ना कि कम से कम इसके चारों तरफ एक मजबूत चीज़ें हो, ताकि इसको हमारे मस्तिष्क को नुकसान न पहुँच पाए। तो शरीर का सबसे मजबूत चीज़ क्या है? अगर ये दूसरा है तो शरीर का सबसे मजबूत चीज़ इनेमल है, जो कि दांतों पे रहता है। ठीक है, तो इनेमल के बाद सबसे मजबूत चीज़ है क्रेनियम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यह इनेमल के बाद दूसरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क के किनारे एक झिल्ली पाई जाती है। जो मस्तिष्क है उसके किनारे एक झिल्ली पाई जाती है, और इसी झिल्ली को मेनिंजस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजस। ठीक है, और यह भी क्रेनियम के अंदर बंद रहता है। मेनिंजस जो है यह भी क्रेनियम के अंदर रहता है, और इस मस्तिष्क के चारों ओर यह झिल्ली पाई जाती है। और इसी झिल्ली में जब सूजन आ जाता है तो उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया है, यानी दिमागी बुखार हो गया है। समझ में आया दिमागी बुखार कैसे होता है? जब उस झिल्ली में, मेनिंजस में सूजन आ जाता है, तब उसको बोलते हैं कि दिमागी बुखार हो गया है या फिर मेनिंजाइटिस हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे मस्तिष्क के भाग। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक आगे, फिर एक बीच में और एक पीछे।
है ना, उसी को अलग अलग कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो आगे वाले भाग को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे, मध्य का मतलब होता है बीच में यानी मध्य मस्तिष्क, और पश्च मतलब पीछे यानी पश्च मस्तिष्क। आगे वाला मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क और पीछे वाला मस्तिष्क। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि आगे वाले मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथि हैं, आगे वाले मस्तिष्क का काम क्या है, पीछे वाले मस्तिष्क का काम क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो ये है अग्र मस्तिष्क। अब हम आगे वाले मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, तीनों मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में ये सबसे बड़ा भाग होता है, और इसी में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, और इस अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। इसके देखिए दो भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सेरिब्रम, इसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और दूसरा है डाइनसेफेलॉन। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे अभी, है ना। तो पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, फिर मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर पश्चिम मस्तिष्क। तो मध्य अग्र मस्तिष्क के हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं कि इसका काम क्या है। देखिए, जो सेरिब्रम है प्रमस्तिष्क, इसमें दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? थैलेमस ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि, और दूसरी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो जो थैलेमस ग्रंथि है, इसका काम क्या है? देखिए, ठंडा, गर्म और सर्दी का एहसास कराता है। जैसे आप किसी ठंडी वस्तु को छुएं तो ये चीज़ें दिमाग को कौन बताता है? ये थैलेमस ग्रंथि बताती है कि देखो भाई, हमारे शरीर ने ठंडी वस्तु को छू लिया है। आपने गर्म चीज़ को छुआ, आपने जैसे गर्म चीज़ को छुआ, तो ये चीज़ें कौन बताता है? थैलेमस ग्रंथि बताती है कि देखिए हमारे शरीर ने कोई गर्म वस्तु को छुआ है। तो ये सब आप जो भी चीज़ें करते हो, ठंडा गर्म को छूते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो ये थैलेमस ग्रंथि बताता है दिमाग को। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, है ना। भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, भावनाएं आदि को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ शरीर के तापमान को भी मेंटेन करता है, और इसका मुख्य कार्य रोना, हंसना, लिखना और सोचना, है ना। देखिए, अगर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, गुस्सा आता है, ठीक है, प्यार आता है, तो ये सारी चीज़ें जो है कैसे दिमाग को पता चलती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि की वजह से, है ना। ध्यान रखिएगा इसको। इसका मुख्य कार्य मैंने बताया रोना, हंसना, लिखना और सोचना। ठीक है, आप रो रहे हो, हंस रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, तो ये सब हाइपोथैलेमस ग्रंथि की वजह से पहचान होता है। आप रो रहे कैसे पता चलेगा? हाइपोथैलेमस ही जाकर के दिमाग को बताएगा। उसके बाद देखिए, जो सेरिब्रम होता है यह स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें सब कुछ सेव हो जाता है। आप एक बार कोई काम किए तो इस मेमोरी में जाकर के सेव हो जाता है। जैसे हमें बर्फ़ को देखते ही पता चल जाएगा कि यह ठंडा है। सुनिए, सेरिब्रम में ही है थैलेमस ग्रंथि। हमने छुआ किसी बर्फ़ को, ठीक है, ठंडे को छुआ, तो थैलेमस ग्रंथि है जाकर के दिमाग को बताएगा कि देखो भाई हमारे शरीर ने किसी ठंडी वस्तु को छुआ है। ठीक, और ये चीज़ें दिमाग को जब पता चली तो दिमाग ने क्या किया कि उसको अपने अंदर सेव कर लिया परमानेंट। हमने बोला ना कि देखिए सेरिब्रम जो है स्थायी मेमोरी है, तब स्थायी रूप से सेव कर लिया कि अब जब भी ये किसी बर्फ़ को छुएगा, ऐसी वस्तु को छुएगा या फिर देखेगा, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तो ठंडा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ठंडा एक बार छू लिया है, दिमाग को पता चल गया है कि हाँ ये ठंडा है। दोबारा किसी बर्फ़ को देखेगा तो इसका दिमाग तुरंत बता देगा, देखो भाई ये ठंडा है। ठीक है, ये बर्फ़ जो है ठंडा है, या फिर ये चीज़ें गर्म है, तुमने एक बार पहले छुआ था। ठीक है, दोबारा मत छूना, या फिर छूना जो भी चीज़ें करना, ये चीज़ें गर्म है क्योंकि तुमने इसके पहले भी इस गर्म वस्तु को छुआ था। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट है। आप एक बार किसी ठंडी या गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो दिमाग समझ जाता है कि अच्छा ये ठंडा है, ये चीज़ें ठंडी है, ये चीज़ें गर्म है, उसको पूरी तरह से अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है कि ताकि नेक्स्ट टाइम आपके सामने ये चीज़ें आएँ तो तुरंत बता दे कि ये ठंडा है कि गर्म है, आपको पता चल जाए। उसके बाद देखिए डाइनसेफेलॉन, है ना।
अग्र मस्तिष्क में हमने देखा कि इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक सेरिब्रम जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, दूसरा डाइनसेफेलान। इसमें भी देखिए दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी? इसका मुख्य कार्य देख लीजिए, नींद और जनन क्रियाओं का नियंत्रण करना। ठीक है, अगर आपको नींद आ रही है, कुछ चीज़ें हो रही है और जनन करने वाली ये सब चीज़ें हो रही, तो ये डाइनसेफेलान नियंत्रित करता है इसको, है ना। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? एक है पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, दूसरी है पीनियल ग्रंथि, है ना। पहली है पीयूष ग्रंथि और दूसरी है पीनियल ग्रंथि। अभी हम अग्र मस्तिष्क ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में दो चीज़ें होती हैं, सेरिब्रम और डाइनसेफेलान। तो सेरिब्रम के बारे में हमने पढ़ लिया, अभी ये डाइनसेफेलान के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसी डाइनसेफेलान में पीयूष ग्रंथि है जो कि मटर के दाने के बराबर की है, जो अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। देखिए यह एक पीयूष ग्रंथि के बारे में अब हम देखेंगे, है ना, कि पीयूष ग्रंथि का काम क्या है। देखिए यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है और यह अन्य अंगों ग्रंथियों द्वारा उत्पादन करने वाले हार्मोन और उन्हें प्रेरित या दबाने का कार्य करता है, ठीक है ना। हार्मोन गतिविधि को नियंत्रित करता है। कुल मिला जुला करके ये जितनी भी ग्रंथियां हैं ये उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद है पीनियल ग्लैंड, है ना, पीनियल ग्लैंड, इसको बोलते हैं जैविक घड़ी, जैविक घड़ी। और ये समय का एहसास कराता है। कैसे? अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप डेली 10 बजे खाना खाते हैं, ठीक है। किसी दिन आप कोई काम करते रहें या मान के चलिए आप पढ़ाई करते रहें, आप भूल गए कि अरे यार हमको खाना है कि नहीं खाना है, लेकिन जैसे ही 10 बजेगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि अरे यार मेरा खाने का समय हो गया है, ठीक है ना। आपको भूख जैसी महसूस होने लगता है ना। तो ये कौन बताता है? ये पिनियल ग्लैंड सूचित करता है, क्योंकि ये चीज़ें देख लेता है कि इसका 10 बजे का खाने का टाइम है। तो अगर ये 10 बजे नहीं खाएगा तो हमें इसको एहसास कराना है। तो अगर आप डेली 10 बजे खा रहे हैं तो अगले दिन भी जैसे 10 बजे का आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, है ना। अगर आप डेली 1 बजे खा रहे हैं दोपहर के, तो उसके पहले आपको जल्दी भूख नहीं लगने वाली, लेकिन जैसे ही 1 बजेगा आपके अंदर से ये चीज़ें आने लगी कि अरे यार अब खाना चाहिए, भूख लगने लगी, खाना चाहिए। तो इसका एहसास पिनियल ग्लैंड कराता है, ठीक है। जो डाइनसेफेलान का मुख्य कार्य है नींद, जनन क्रियाएं आदि, है ना। जैसे आप रात को डेली 9 बजे सोते हैं, रात को डेली आप 9 बजे सो जाते हैं, तो अगले दिन मान के चलिए आपको बहुत सारा काम है, लेकिन उस दिन भी ये जान लीजिए कि जैसे 9 बजेगा वैसे ही आपको नींद लगनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये समय का एहसास कराता है। तो इसका जो मुख्य कार्य है नींद पे हो गया, जनन क्रियाएं आदि हैं। उसके बाद है मध्य मस्तिष्क, है ना, मध्य मस्तिष्क, इसको बोलते हैं मेसेनसेफेलन, और यह 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन से भागों में? पहला है कार्पोरा कोट्रिजेमिया और दूसरा है सेरिबल पेंडल। तो जो कार्पोरा कोट्रिजेमिया का काम है, उसका काम है सुनना और देखना, ठीक है ना। तो आप इतना चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये चीज़ें जान लीजिए, जो सुनने और देखने का ये जो सिस्टम है ना, ये बीच वाला मस्तिष्क करता है ना। ये मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत ही कार्पोरा कोट्रिजेमिया है, जो कि सुनना और देखना ये सारा काम जो है ये बीच वाला मस्तिष्क करता है। इसी के माध्यम से सारी चीज़ें आँखों को निर्देशित होती है। दूसरा है सेरिबल पेंडल, यह स्पाइनल को मस्तिष्क से कनेक्शन करता है, ठीक है, स्पाइनल को मस्तिष्क से कनेक्शन करता है, बीच वाला भाग। तो मध्य मस्तिष्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि ज्ञान, श्रवण आदि, ठीक है, दृष्टि ज्ञान और श्रवण आदि। अगर मान के चलिए कोई चीज़ें आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो जो मस्तिष्क है उसका जो मुख्य जिम्मेदार होगा वो मध्य मस्तिष्क होगा। कान से सुनाई तो नहीं दे रहा, लेकिन कान से इसका जो भी सारी कनेक्शन जुड़ी रहती है ये मध्य मस्तिष्क से ही जुड़ी रहती है, ठीक है।
दृष्टि ज्ञान, अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, शून्य अवस्था में हो गए, तो ये मध्य मस्तिष्क का कार्य है। उसके बाद है पश्च मस्तिष्क, यानी कि पीछे वाला दिमाग। इसका क्या है? देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क होता है, आगे वाला भाग। इसमें क्या है? देखिए, मेडुला ऑब्लांगेटा शरीर के आंतरिक भागों को नियंत्रित करता है, ठीक है। हृदय धड़कन, आहार नाल क्रमांकुचन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इन सब चीज़ों को नियंत्रित करता है ना। और एक है इसमें अनुमस्तिष्क, है ना, पीछे वाले मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क है, यानी सेरिबेलम बोलते हैं। सेरिब्रम जो है अग्र मस्तिष्क में है, जिसको प्रमस्तिष्क जिसका हिंदी होता है, और ये जो है अनुमस्तिष्क ये पश्च मस्तिष्क में है, इसको सेरिबेलम कहते हैं। देखिए, इसका काम क्या है? शरीर के बाहरी भागों का नियंत्रण, मांसपेशियों का संकुचन, शरीर का बैलेंस, चलना फिरना, नाचना, खड़ा होना, बोलना आदि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अनुमस्तिष्क के तहत होती है। जैसे मैं, देखिए, मैंने बोला शरीर का बैलेंस, एक इंसान जब शराब पी लेता तो उसके शरीर का बैलेंस नहीं हो पाता है ना, लगता लड़खड़ाने, तो उसका सेरिबेलम जो है काम नहीं कर पाता। तो जो शराबी है तो उस समय उसका सेरिबेलम ठीक से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। नाचना, खड़ा होना, ढंग से खड़ा नहीं हो पाता, ढंग से बोल नहीं पाता, है ना। तो सेरिबेलम की वजह से देखिए शरीर का बैलेंस, चलना फिरना, नाचना, खड़ा होना, बोलना, ये काफ़ी समस्या होती है। आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एक शराबी को देख सकते हैं। एक शराबी के साथ ऐसा चीज़ें नहीं हो पाती। जब शराब पी करके एकदम न ढंग से बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके बोलता है, अच्छे से बोल नहीं पाता, ढंग से चल नहीं पाता, शरीर का बैलेंस नहीं हो पाता, तो ये सब सेरिबेलम की वजह से। कर्ण पल्लव, देखिए, कर्ण पल्लव को एक अवशेषी अंग माना गया है। ऐसा माना गया है कि इसका कोई काम नहीं है। कर्ण पल्लव ये आपका जो कान का बाहरी हिस्सा है ना, इसी को बोलते हैं। और शरीर के तापमान को बैलेंस करता है और रियल तापमान बताता है, ठीक है। अब ठंड में निकल जाओ, कहीं भी बाहर में निकल जाओ, देखिए, अब ठंड में बाहर निकल जाएंगे, आपके शरीर जो भी पूरा शरीर है वो रियल तापमान को नहीं बताएगा, ठीक है ना। वातावरण में कितना तापमान हो वो आपका शरीर नहीं बता सकता, लेकिन अपनी कान को टच करेंगे ना, तो जितना वातावरण बाहर परिवेश में रहेगा, ठीक है ना, जितना तापमान बाहर के वातावरण में रहेगा उतना ही तापमान आपका कान भी उस समय, मतलब उसी के हिसाब से गर्म या ठंडा रहेगा। तो कान जो है ये कर्ण पल्लव ये आपके रियल तापमान को दर्शाता है। तो हमारा ये मानव मस्तिष्क दोस्तों समाप्त हो गया। हम लोग वीडियो इसी को स्टॉप करेंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें और करवाएं भी, और जितना हो सके मन लगा करके अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो इसी वीडियो को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।